हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स जो एक कंपोनेंट है फाइनेंस अकाउंटेंट का, उसमें हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। पहले तीन टॉपिक्स जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्वेश्चनियर को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ा था कि मैंने आपको बोला था कि इस सीरीज में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, कोपा। ठीक है, कोपा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर तो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, हम किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे आज। अच्छा, दोनों को हमने पढ़ा, कलेक्शन भी पढ़ा हमने, ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स हमने पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पी फॉर क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो असल में ये जो आपको टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन दिया गया है, सॉरी, तो ये जो टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ आपको डेटा दिया गया है, तो ये असल में एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो असल में इसमें जो पहला स्टेप है ये हमने पढ़ा, दूसरा स्टेप भी हमने पढ़ा। आज हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी हमने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करना, उसके बाद इस चैप्टर पे आ जाना। ठीक है बेटा, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो आपका चैप्टर है ना, इसका असल की जो है, असल में जो इसकी हेडिंग है ना, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप डेटा अब आपने कलेक्ट किया, उसको आपने उसको क्लासीफाई भी किया, अब आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपका जो पहली प्रेजेंटेशन आती है, तो हम इसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं इसको, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। और इसी तरीके से हम इसको और एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो तीन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस है हमारे पास। एक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एक है टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। लेकिन आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है टेबुलेशन। टेबुलेशन का क्या मतलब होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसको भी पढ़ लेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को भी पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ हम इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपके पास है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसको देख लेंगे। पहला टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डीएम कर लेना। तो पूरे स्टैटिस्टिक्स से नोट्स मैंने तैयार करके रखे हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो आप एक बार डीएम कीजिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सी है? वो है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब देखो ध्यान से, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं, प्राइस प्राइस ऑफ गोल्ड, जो कि आजकल मतलब ट्रेंडिंग है ना, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता जा रहा है, हैज राइजन बाई 50%, 50% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, तो ये होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि जो भी आपके सामने डेटा है ना, उसको टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया है। मतलब आपको हर एक डेटा इसमें पढ़ना है। देखो, अगर आपने एक भी थोड़ा सा भी इसमें स्किप किया ना, अगर आपने ये पढ़ा प्राइस ऑफ गोल्ड हैज राइजन, उसके बाद ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दिस, अगर आपने ये वाला स्टेप इसमें स्किप किया, इसका ये मतलब आप जो आगे एनालिसिस करोगे, आप जो आगे कंक्लूजन दोगे, वो गलत हो सकता है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आप जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो आप पूरे टेक्स्ट में लिख रहे हो। ठीक है, पूरा टेक्स्ट में आप लिख रहे हो। ठीक है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि क्लासरूम में जाओ और वहाँ पे देखो कि अगर वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है,
अगर वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है तो उनके मार्क्स आप कलेक्ट करो। तो अगर आपने उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे दी तो आप क्या लिख रहे हो कि द ए पर्सन गॉट दिस मार्क्स, नेक्स्ट पर्सन गॉट दिस मार्क्स, नेक्स्ट पर्सन गॉट दिस मार्क्स। मतलब आप हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ना ये सबसे कॉमन मेथड माना जाता है, लेकिन इसकी मतलब एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर छोटा सा डेटा है, मतलब अगर छोटा सा डेटा क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, प्राइस ऑफ गोल्ड हैज राइजन में, इसमें कम टाइम मुझे लगा लिखने में भी, पढ़ने में भी और समझने में भी। लेकिन अगर मेरे पास दूसरे एग्जाम्पल है, 100 स्टूडेंट्स है, तो इसको लिखने में भी टाइम लग जाएगा और मुझे हर एक स्टेटमेंट को भी पढ़ना है और उसके साथ साथ मैं कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आपके पास छोटा मोटा कोई डेटा है उसको आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा है, तो वहां पे आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं देते हो। इसलिए नहीं देते हो तब वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और उसके साथ साथ आपको उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक वर्ड भी उसमें मिस किया तो हो सकता है कि आप आगे गलत कंक्लूजन भी दे सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ना इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तो मैंने आपको बोला कि डेटा को प्रेजेंट आप करते हो किस फॉर्म में, डेटा इज प्रेजेंटेड in the form of text, in the form ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे ना तो कोई डायग्राम बना लेते हो आप, ठीक है, ना कोई आप कोई फिगर बना लेते हो। ठीक है, बस टेक्स्ट लिखते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो असल में ये जो चलो और एक पॉइंट इसमें लिखेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में, ये अगर स्मॉल डेटा है आपके पास तो वहां पे इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम, इफेक्टिव, इफेक्टिव फॉर स्मॉल डेटा, इफेक्टिव फॉर स्मॉल डेटा। जहां पे भी आपका डेटा छोटा रहता है तो ये वहां पे इफेक्टिव रहता है। ठीक है, एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है बेटा। ड्रॉबैक्स क्या है, जैसे ड्रॉबैक्स इसके है क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स मतलब वहां पे आप पैटर्न जो एसएसबी एग्जाम्स का चेंज हो गया है तो आपको स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है ना इसका वो है कि आपको एंटायर टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वन हैज टू गो थ्रू एंटायर टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको ड्रॉबैक में ये करना है काम कि पूरा आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। वन हैज टू गो थ्रू एंटायर टेक्स्ट, थ्रू एंटायर टेक्स्ट, आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये लार्ज डेटा के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इफेक्टिव किसके लिए है, स्मॉल डेटा के लिए, लेकिन इनइफेक्टिव है फॉर लार्ज डेटा, फॉर लार्ज डेटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड ड्रॉबैक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अगर डेटा, इफ डेटा इज नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड, जो मैंने आपको ऊपर समझा, इज नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड with proper facts, with proper facts and figures, facts and figures, it may lead to wrong analysis, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप क्लासरूम में गए थे, आपको बोला गया था कि 100 स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो कलेक्ट करके आ जाओ, और अगर आपने उसको कौन सी प्रेजेंटेशन दे दी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे दी, तो आपको प्रॉपर फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। प्रॉपर फैक्ट्स का मतलब ये है कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल कोई 98 मतलब जो स्टूडेंट था, ठीक है, उसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल हो गए थे 58 मार्क्स या 60 मार्क्स, अगर आपने 58 की जगह कुछ और लिख लिया, जैसे 90 लिख लिया,
तो आपको आगे गलत कंक्लूजन मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप गलत एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक से इंपॉर्टेंट है। पहला, ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप डेटा को प्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज नहीं होती है, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं होता है। ये किसके लिए इफेक्टिव रहेगा? स्मॉल डेटा के लिए। इनइफेक्टिव किसके लिए? लार्ज डेटा के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पहला टाइप हमने पढ़ा ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट तो यही है और आपके सिलेबस में भी यही है। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब देखो ध्यान से, टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं, ठीक है। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम टेबल बना लेते हैं और टेबल में अपना डेटा प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसका टेबल बनाना है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई लिखेगा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर लिखेगा यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेगा इस तरफ से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका एक टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से कोई इस तरीके से भी बना सकता है, स्टूडेंट्स, उसके बाद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में दो कॉलम्स और बना सकता है, मेल फीमेल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो टेबल असल में आप क्या काम करते हो कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो आप डेटा प्रेजेंट करते हो ना, वो आप टेबल में प्रेजेंट करते हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेबल्स है, ठीक है। लेकिन उससे पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मुझे इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को डिफाइन करना होगा, मैं बोलूंगा कि स्टैटिस्टिकल टेबल इज ए सिस्टमैटिक organization systematic organization of data in columns in columns and rows, ठीक है। तो जो भी मेरे पास डेटा है उसको मैं अब ऑर्गेनाइज करूंगा टेबल में, ठीक है। जिस टेबल में आपके दो चीजें रहते हैं, एक रहता है कॉलम, एक रहता है रो। इसको भी हम आगे देख लेंगे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास ये टेबल है, ठीक है, तो ये आपका रो फर्स्ट है, या आपका रो सेकंड है, या आपका रो थर्ड है। यहाँ से अगर आप जाओगे कॉलम फर्स्ट है, यहाँ से अगर आ जाओगे कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो टेबल होता है क्या है, इसमें रोज एंड कॉलम्स ही होते हैं। जो रोज एंड कॉलम्स में आप क्या प्रेजेंट कर लेते हो, डेटा को प्रेजेंट कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो पहला टाइप जो है वो हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू पर्पस। हमारा पर्पस क्या होगा उस हिसाब से हम अपना टेबल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके ओरिजिनलिटी पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अगर वो अगर ओरिजिनल डेटा है तो उसके लिए ओरिजिनल टेबल बना लेंगे। अगर हमने कहीं से डिराइव किया है, कहीं से रेफरेंस से लिया है डेटा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टेबल बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप ऑफ टेबल, वो हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब हर एक में अपने अपने टाइप्स ऑफ टेबल्स है। जैसे अगर आप अकॉर्डिंग टू पर्पस देखोगे तो पहला टेबल जो है जिसको हम बोलते हैं क्या, जनरल पर्पस टेबल, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो है स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, एक टेबल हमारा रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिनल टेबल, ठीक है, ओरिजिनल टेबल। दूसरा हमारे पास जो रहता है उसको हम बोलते हैं कौन सा टेबल, डेराइव्ड टेबल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पहला टेबल जो रहता है उसको हम बोलते हैं सिंपल टेबल,
सिंपल टेबल, और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में भी हमारे पास कुछ टाइप्स है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइप जो आता है उसको हम बोलते हैं टू वे टेबल। क्या बोला जाता है इसको, टू वे टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ जाता है उसको हम बोलते हैं सॉरी ट्रबल टेबल, या थ्री वे टेबल भी इसको बोला जाता है। आगे एक एक करके हम इनको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो तीसरा जो हमारे पास टेबल आता है उसको हम बोलते हैं क्या, मैनिफोल्ड टेबल। मैनिफोल्ड टेबल। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ध्यान से, एक तो हमें जनरल पर्पस पढ़ना है, दूसरा स्पेशल, ऑरिजिनल, डेराइव्ड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिंपल टेबल, उसके बाद टू वे ट्रबल या थ्री वे टेबल, और ये मैनिफोल्ड टेबल। तो ओवरऑल हमें 8 टेबल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनको स्टार्ट कर लेंगे पढ़ना। तो पहला टेबल कौन सा है, वो है जनरल पर्पस टेबल। पहला टेबल हम देख लेंगे, पहला टेबल कौन सा है, वो है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस टेबल। अब देखो ध्यान से, जनरल पर्पस टेबल होता क्या है, एक एक पॉइंट समझ लेना, ठीक है। अब जैसे फर्क, अच्छा इसके कुछ और नाम्स है, और नाम से जिस मैंने आपको बोला, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। इसको बोला जाता है ये रेफरेंस टेबल भी। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेफरेंस टेबल भी, और एक नाम भी है इसका, इसको बोला जाता है मास्टर टेबल। क्या बोला जाता है, मास्टर टेबल, ठीक है। उसके बाद और एक टेबल हो, इसका और एक नाम है रिपोजिटरी टेबल, ठीक है। तो ये तीन नाम है इसके, ठीक है। जनरल पर्पस टेबल को और एक नाम से, मतलब रेफरेंस टेबल भी बोला जाता है, मास्टर टेबल भी बोला जाता है, रिपोजिटरी टेबल। अब इन तीनों का क्या मतलब है, अब देखो ध्यान से। अगर मैं गया कहीं से भी, मैंने डेटा को कलेक्ट किया, अगर मैंने डेटा को कलेक्ट किया, और जिस, मतलब अगर मैं फर्स्ट हैंड, मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंसस डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो अब जब मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा, सेंसस के लिए जो भी टेबल बन जाएगा, उस टेबल में आपके पास पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन का डेटा भी होगा, उस टेबल में आपके पास लिटरेसी का भी डेटा होगा, उस टेबल में आपके पास एजुकेशन रेट का भी टेबल हो, मतलब डेटा होगा, उसमें आपके पास मेल फीमेल रेशो क्या है उसका भी डेटा मिलेगा, ठीक है। उसमें मतलब बहुत सारे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा उस टेबल में। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं किसी भी डेटा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पे स्पेशल नहीं बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास हर एक चीज मिल रहा है, पॉपुलेशन हो, लिटरेसी हो, एजुकेशन हो, मेल फीमेल रेशो हो, ठीक है, एरिया, मतलब एरिया किस स्टेट का कितना है, ठीक है, या डेमोग्राफी। तो हर एक चीज मुझे इस सेंसस के टेबल में जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसी, अब देखो फॉर एग्जांपल उसके बाद, अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट मिला है कि आप देखो कि इस एक्स वाई जेड एरिया में एजुकेशन या लिटरेसी रेट देख लो, तो मैं क्या काम करूंगा, इस एक्स वाई जेड लिटरेसी की जो रेट होगी ना, वो ऑलरेडी इस टेबल में होगी। तो मैं यहां से वो डेटा लूंगा और अपना टेबल सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी रेट का बना दूंगा। तो मैंने इसको रेफरेंस माना। इस रेफर, जैसे आपको जब नोट मेकिंग करनी होती है, आप सामने क्या रखते हो, रेफरेंस रख लेते हो। तो वहां से डेटा निकालते हो, अपनी नोटबुक पे लिखते हो, क्या आप सारी रेफरेंस लिखते हो, नहीं, जो आपके सिलेबस में होता है वही आप रेफरेंस से निकाल देते हो, ठीक है। तो उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस टेबल या फिर मास्टर टेबल, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो जैसे, अच्छा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सेंसस के लिए कौन सा टेबल बनाया जाता है, जनरल पर्पस टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर इस पॉइंट को लिख लेंगे, कंटेन, इस टेबल में आपको कंटेन कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
including all that is relevant to the subject or theme। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टेबल पे आ जाएंगे। दूसरा जो आपके पास है वो है रेफरेंस टेबल, सॉरी स्पेशल पर्पस टेबल। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इस टेबल से सिर्फ और सिर्फ चाहिए XYZ एरिया में कितनी लिटरेसी है, और इसके लिए अगर मैंने टेबल बना लिया तो ये होता है क्या, स्पेशल पर्पस टेबल। यहाँ पे मेरा स्पेशल फोकस किस पे जा रहा है, इस XYZ एरिया पे, और वो भी एक ही डेटा मुझे चाहिए, वो क्या चाहिए, लिटरेसी रेट। अब मैंने इसको कहाँ से लिया, वो आपके पास है जनरल पर्पस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में होता है कोई स्पेसिफिक पर्पस, नहीं मुझे देखना है इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, या आपको देखना है इस एरिया में कितनी लिटरेसी है। तो स्पेसिफिक पर्पस जब होता है आपके पास, तब आप बनाते हो कौन सा टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। और इस स्पेशल पर्पस टेबल के भी कुछ और नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल समरी टेबल, इसका और एक नाम है टेक्स्ट टेबल, इसका और एक नाम है एनालिटिकल टेबल, और एक नाम है इसका डेरिवेटिव टेबल, और एक नाम है इसका इंटरप्रिटेटिव टेबल। तो ये नाम जो अदर नेम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस टेबल के क्या क्या नाम है, समरी टेबल, टेक्स्ट टेबल, एनालिटिकल टेबल, डेरिवेटिव टेबल और इंटरप्रेटेटिव टेबल। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि आपके पास दो टेबल्स है, एक है आपके पास सेंसस का भी टेबल, एक है आपके पास इस लिटरेसी रेट का भी टेबल। मुझे बताओ दोनों में कौन छोटा होगा, तो आप बताओगे सर ये जो XYZ एरे में तो हमने एक ही कंपोनेंट लिया है लिटरेसी का, तो ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्पेशल पर्पस टेबल होते हैं ना, ये स्मॉलर साइज होते हैं, ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज, लेकिन एज कंपेयर टू किसके साथ, देन जनरल पर्पस टेबल, जनरल पर्पस टेबल ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जनरल पर्पस टेबल के कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों टेबल आपको क्लियर हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी। ऑरिजिनलिटी में हमारे पास पहला जो है वो है एक ओरिजिनल टेबल, एक है डेराइव टेबल, है ना, दो ही टेबल है इसमें। ठीक है, ओरिजिनल टेबल। अब ओरिजिनल टेबल क्या है कि आप गए किसी कहीं पे, आपने डेटा को कलेक्ट किया, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस XYZ एरे में देखो पॉपुलेशन कितनी है, आपने देखा कि इस एरे में पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल 1,20,000, या फिर चलो ठीक है आपने लिखा 1,00,000 इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा इस एरिया में तो 1,00,000 पॉपुलेशन है और आपने ये डेटा लिख लिया। अगर आपने सेम डेटा कॉपी पेस्ट किया ओरिजिनल टेबल में, मतलब किसी भी आपने टेबल बना लिया और आपने लिखा इस तरीके से बराबर वही डेटा जो आपको मिला, तो इसको बोला जाता है ओरिजिनल टेबल। जो डेटा आपने ओरिजिनल कलेक्ट किया, सेम फिगर्स सेम फैक्ट्स अगर आप लिख रहे हो उस टेबल में, तो उस टेबल को क्या बोला जाएगा, ओरिजिनल टेबल। तो ओरिजिनल टेबल असल में है क्या, ये वो टेबल है जहां पे आप डेटा को प्रेजेंट करते हो सेम मैनर में या फिर सेम फॉर्म में, जिस मैनर में आपने इसको कलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे ओरिजिनल टेबल में कि डेटा आर प्रेजेंटेड, ये वो टेबल है जिसमें आप डेटा को प्रेजेंट कर लेते हो, डेटा आर प्रेजेंटेड इन सेम फॉर्म, इन सेम फॉर्म एंड मैनर in which they are collected,
कलेक्टेड। जिस फॉर्म में आपने इसको कलेक्ट किया उसी मैनर में आपने इसको डेटा उसी मैनर में आपने टेबल में भी लिख लिया, तो इसको बोला जाएगा ओरिजिनल टेबल। इस ओरिजिनल टेबल के भी कुछ नाम है, जैसे इसको पहला नाम अगर हम देखेंगे इसको बोला जाता है क्या, प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल, या फिर इसका और एक नाम भी है क्लासिफिकेशन टेबल। देखो ये जो अदर नेम्स है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन टेबल, क्लासिफिकेशन टेबल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि पॉपुलेशन को आपने 1 लाख देख लिया, तो अगर आपने इसको सेम मैनर में लिख लिया तो ये आपका ओरिजिनल टेबल हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है डेराइव्ड टेबल। डेराइव्ड डेराइव्ड टेबल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डेराइव्ड टेबल होता क्या है। डेराइव्ड टेबल जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने यहाँ पे देख लिया इस एरे में पॉपुलेशन ये है, ठीक है। तो एक एरे में तो आपने ये पॉपुलेशन देखी, एक एरे में आपने पॉपुलेशन देखा 80,000, तीसरे एरिया में आपने पॉपुलेशन को देखा फॉर एग्जांपल 75,000, ठीक है। और एक फोर्थ में आपने देखा फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है 90,000। तो अगर आपने सेम फिगर्स लिख लिए अपने टेबल में, तो वो कौन सा टेबल होता है, ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर आपने इस जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया इन 4 एरियाज में, अगर आपने इनकी एवरेज ली, आपने बोला ऑन एन एवरेज इन एरियाज में फॉर एग्जांपल 85,000 ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन है, तो अगर आपने ये डेटा लिख लिया तो उसको बोला जाएगा डेराइव्ड टेबल। लेकिन एवरेज भी कहाँ से मिलेगा, बोलोगे सर एवरेज तो हमें आता है, हम करेंगे 1 लाख प्लस 80,000 है ना, अगर मुझे इनका एवरेज निकालना होगा तो मैं इनका सम करूंगा, ठीक है। तो इनका सम, उसके बाद डिवाइडेड बाई जितने भी आपके पास एरिया 4 थे, जो भी आंसर आ जाएगा, अगर ये अपने टेबल में लिख लिया ये वाला आंसर, तो वो होता है डेराइव्ड टेबल, ठीक है। तो आई होप कि डेराइव्ड टेबल और ओरिजिनल टेबल में आपको डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है। तो डेराइव्ड टेबल कौन सा टेबल होता है, ए टेबल विच प्रेजेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। चलो इस पॉइंट को लिख लेंगे यहाँ पे, a table which presents results or data from original data, ठीक है। like averages, like percentages, ratios, etc, ठीक है। तो लेकिन इस टेबल के भी कुछ अदर नेम्स है। पहला, अगर वो प्राइमरी टेबल था तो ये सेकेंडरी टेबल माना जाएगा, सेकेंडरी टेबल। उसके बाद इसका और एक नाम है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव टेबल भी, डेरिवेटिव टेबल, ठीक है, डेरिवेटिव टेबल। लेकिन अब आप मुझे एक बात बोलो, ओरिजिनल टेबल और डेरिवेटिव टेबल दोनों में साइज किसका छोटा होगा, आप बोलोगे सर डेरिवेटिव टेबल का होगा। यहाँ तो आप 4 एरियाज का डेटा लिख रहे हो, यहाँ तो आप ऑन एन एवरेज एक डेटा लिख रहे हो, तो साइज होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डेटा डेरिवेटिव टेबल का छोटा। अच्छा, पढ़ने में किस में टाइम कम लगेगा, डेरिवेटिव टेबल में। ज्यादा इफेक्टिव को रहेगा डेरिवेटिव टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि दो टेबल, मतलब इन टेबल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट टेबल जो हमारे पास है, टेबल नंबर 5, जिसको आप बोलते हो क्या, सिंपल टेबल, सिंपल टेबल। अब देखो ध्यान से, सिंपल टेबल क्या होता है कि जब भी आप डेटा को प्रेजेंट करते हो, ठीक है, जब भी आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक का डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको एग्जांपल से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पे क्लास, और मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास मैंने लिखा 9th, क्लास मैंने लिखा 10th, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल 100, ये है 130। तो मुझे बोलो यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है, वो क्या है, वो स्टूडेंट है। वो क्या है,
वो स्टूडेंट है। तो ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप अपने टेबल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक यूज कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? वन वे टेबल और सिंपल टेबल। इस टेबल को और एक नाम से हम देखते हैं वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल, या फिर और एक नाम इसका है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर टेबल, फर्स्ट ऑर्डर टेबल। तो आई होप कि आपको पहला टेबल क्लियर है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल होता है जिसमें आप डेटा को प्रेजेंट करते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेबल नंबर 6 जो हमारे पास है वो है क्या? टू वे टेबल, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल, टू वे टेबल। तो टू वे टेबल क्या होगा, इसी पे एक एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और अगर मैं एक काम करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दो कॉलम्स बना लूं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दो कॉलम्स बना लूं। कौन कौन सा? एक मेल, एक फीमेल, या फिर चलो ठीक है गर्ल्स बॉयज गर्ल्स कर लेंगे, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, बॉयज गर्ल्स कर लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कितने कैरेक्टरिस्टिक्स अब आ गए? दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो जब भी आपके टेबल में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आपके टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? टू वे टेबल। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है ट्रबल टेबल, मतलब जिसमें आप तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर लेते हो, जैसे बॉयज गर्ल्स, फिर उसके बाद इसमें आप अर्बन रूरल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है जहां से तीन से ज्यादा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, सेवंथ का क्या मतलब? ये सेवंथ जो हमारे पास है मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल वो टेबल होता है जहां पे आपके पास मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक एग्जांपल में आपको इस पे दिखाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसको बोला भी जाता है हायर ऑर्डर टेबल, हायर ऑर्डर टेबल। और जो ऊपर था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के बाद, ये आ जाएगा फिर क्या? ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर टेबल। अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते तो थ्री ऑर्डर टेबल, अगर तीन से ज्यादा तो हायर ऑर्डर टेबल। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, लास्ट एक एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद क्लास को यहीं पे खत्म कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने ऊपर लिखा था क्या? स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैंने जब क्लासिफाई किया, एक मैंने किया था बॉयज, एक मैंने किया था गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। अगर मैंने बॉयज और गर्ल्स को आप किया अर्बन और रूरल, ठीक है, शहर और गांव के, और इनको भी किया अर्बन और रूरल। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने और इसको क्लासिफाई किया इस तरीके से, मैरिड, बात को अच्छे से समझ लेना, मैरिड और अनमैरिड, और इनको भी किया मैरिड और अनमैरिड, यहाँ पे इनको भी किया मैरिड अनमैरिड, इनको भी किया मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला वाला जो मेरे पास है, देखो पहला अगर हम देखेंगे ना, स्टूडेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, स्टूडेंट क्या है? एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये वन कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ठीक है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक हुआ, वन कैरेक्टरिस्टिक, वन कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? स्टूडेंट को और बाइफरकेट किया बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, तो ये आपने किया, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास। ठीक है, दो कैरेक्टर देखो, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आपने किया अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू सेक्स, मेल है या फीमेल है। ठीक है, अर्बन रूरल, अगर आप ये वाला देखोगे, देखो अगर आप ये यूज करोगे उसमें, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू क्लास। ठीक है, और उसके बाद मैरिड अनमैरिड, अगर आप ये वाला केस देखोगे, ये वाला केस अगर आप देखोगे, ये अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस है ना, अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस है। ठीक है, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, देखो ये तो, एक सेकंड, एक तो स्टूडेंट है, उसके बाद अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को किया
तो वन वे टेबल आ जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट भी रखा, उसके बाद बॉयज़ गर्ल्स रखा, तो टू वे टेबल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने आप इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्स रखा और एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया। अगर आपने स्टूडेंट भी रखा, आपने अकॉर्डिंग टू सेक्स भी रखा, अकॉर्डिंग टू क्लास भी रखा, है ना, देखो सेक्स भी रखा, क्लास भी रखा, तो ये क्या हुआ, थ्री वे टेबल हुआ। और अगर आपने देखो स्टूडेंट भी रखा, सेक्स भी रखा, क्लास भी रखा, मैरिटल स्टेटस भी रखा, तो फिर ये क्या बना, फिर ये बना फोर वे टेबल या मैनीफोल्ड टेबल बनेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा काइंड्स ऑफ टेबल हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें वो है कि एक टेबल जब आप बनाओगे, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि टेबल होता क्या है, टेबल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, काइंड्स ऑफ टेबल्स क्या क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी हमने देखा, कंस्ट्रक्शन हमने देखा, पर्पस के हिसाब से हमने देखा। अब हम देखेंगे जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या फीचर्स है। अगर आप एक टेबल बनाओगे तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गाइडलाइंस फॉर, या फिर चलो ठीक है, फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल, ऑफ ए गुड टेबल, फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल, ठीक है। एक अच्छा टेबल जो होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने सब ने ये स्टैटिस्टिक्स तो आप पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन जो जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है यहाँ से उसको अपनी जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसको देख लेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पे वैसे कुछ रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, बस आपको बेसिक सी नॉलेज चाहिए कि एक टेबल बनता किस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप टेबल को देखते हो ना तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे पहला जो होता है ना वो है कि आपका टाइटल। तो टाइटल जब भी आप लिखोगे टेबल के ऊपर लिखना होता है, कभी भी ये नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी ऑन द टॉप सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जो आपका सेंटर ऑफ टेबल होता है ना, टॉप सबसे ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे जो आपका सेंटर है टॉप पे, तो यहाँ पे आपको टाइटल लिखना होता है, ठीक है। और ये बोल्ड लेटर्स अगर होंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके साथ साथ अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, अगर आप कोई कलर पेन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो टाइटल रहता है इट मस्ट, अच्छा, मस्ट भी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक पॉइंट ऑन, टाइटल कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द टॉप सेंटर ऑफ टेबल, टॉप सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है, टॉप सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको टेबल में खास ख्याल रखना पड़ेगा वो है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मतलब है इस कंपैरिजन का, कि जो भी देखो फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई टेबल बनाने जा रहा हूँ, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या, ये देखो आप खुद डिसाइड कर लेना, दो केसेस में बना रहा हूँ, यहाँ पे मेल को मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं फीमेल्स को लिख रहा हूँ इस कॉलम में, ठीक है। इसमें मेल्स है और इसमें फीमेल्स है, यहाँ पे भी मेल है और यहाँ पे मैं फीमेल्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे बोलो क्या केस फर्स्ट है और केस सेकंड में आपको ज्यादा, अच्छा किसमें ज्यादा आपको कंपैरिजन इजी होगा, कहाँ पे कितने मेल्स है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो पहला केस है तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पास है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बहुत दूर है कॉलम्स में डेटा, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो सकता है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा हो सकता है कि हम गलत मतलब देख सकते हैं, मतलब हमें ऊपर नीचे हो जाएगा लाइन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास पास है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा हमें कंपेयर करने का। तो यही मतलब कंपैरिजन का मतलब है कि हमें खास ख्याल रखना है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे और जब हम उसमें डेटा को प्रेजेंट करेंगे, तो वो डेटा जो आप प्लेस करोगे ना, चाहे कॉलम्स में करोगे चाहे रोज में करोगे, वो क्लोज होने चाहिए आपस में, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि जो भी हम डेटा को प्लेस करेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लेंगे डेटा प्लेस्ड इन कॉलम्स
और रोज। डेटा प्लेस्ड इन कॉलम्स और रोज मस्ट, अच्छा, क्लोज, मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। या फिर एक काम करेंगे, डेटा इन कॉल, एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, डेटा इन कॉलम्स और रोज मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ठीक है, जिन भी आइटम्स का, जिस डेटा का आपको कंपैरिजन करना है, उस डेटा को आपको बिल्कुल क्लोज रखना है आपस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड थर्ड पॉइंट देख लेंगे कि हमें और किस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि टेबल ना तो आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है, ना तो आपको ज़्यादा छोटा बनाना है। ठीक है, तो इसका साइज जो होगा ना, उसको हम बोलेंगे आइडियल साइज। टेबल शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो शॉर्ट में लिखेंगे इसमें, नाइदर टू बिग, ना तो ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नॉर टू स्मॉल, ना ये ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई रूल नहीं कि कितना साइज होना चाहिए, बस अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक ठाक साइज आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कॉलम्स एंड रोज, कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड, शुड बी नंबर्ड। तो आपको कॉलम्स और रोज को नंबरिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको अवॉइड करना चाहिए एब्रीविएशंस को। ठीक है, अवॉइड एब्रीविएशंस, क्योंकि देखो इसका एक देखो मैं आपको बोलूँगा कि हमें एब्रीविएशंस का ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी मैं कहीं पे लिखूँगा स्टूडेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी, है ना, तो ये सिर्फ मुझे पता है कि मैंने स्टूडेंट लिखा है, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टिगेटर होगा या फिर जिसके सामने मैं ये डेटा प्रेजेंट करूँगा, तो हो सकता है वो इसको एसटीडी ही समझे, है ना। जैसे हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पॉपुलेशन को इस तरीके से। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन होगा जिसको मुझे इसको दिखाना है इस डेटा को, उसको ना समझ आ जाए। ठीक है, तो हमें एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो बहुत कम यूज़ होना चाहिए इन चीज़ों का। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉइंट नंबर 6, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आप जानते हो कि हम टेबल तो यूजुअली अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, या फिर ये जो भी आप बना रहे हो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें आपको यूनिट्स का यूज़ करना चाहिए। यूनिट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड, मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम्स। अब इसका क्या मतलब है अबव द कॉलम, जैसे कॉलम्स। ठीक, जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल लिखना है कि फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस डेटा को प्रेजेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस डेटा को प्रेजेंट करना है टेबल में, तो ये जो वेट है ना, अगर मैं लिखूँ सिंपली 10, तो क्या 10 है ना, 10 लीटर है, 10 kg है, 10 सेंटीमीटर है ना, क्या है ये 10। तो इसीलिए इस वेट का यूनिट लिखना ज़रूरी है कि डेटा आपको ऊपर ही मेंशन करना है कि जो भी डेटा है हमारे पास वो इन टर्म्स ऑफ केजीज है। तो एक बार ही अगर आप ऊपर ही मतलब टॉप पे ही मेंशन करोगे कि जो भी आपके पास डेटा है वो इन टर्म्स ऑफ केजी है, तो वो अंडरस्टूड रहेगा, फिर आपको फिर हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप प्राइस को लिखोगे, ठीक है, तो प्राइस को आप रुपीज़ में लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको यूनिट्स का भी खास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद और एक जो इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कि पार्ट्स ऑफ टेबल। इस टेबल के क्या क्या पार्ट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। तो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल जो है, पहला कंपोनेंट जो इसका है, या फिर पहले हम डायग्राम ही बना लेंगे ताकि डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि, है ना। ठीक है, इसके एक डायग्राम बना लेंगे हम।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला रो है, ठीक है। उसके बाद और एक रो, ठीक है। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे अभी मैंने जो देखो इनको बोला जाएगा कॉलम्स, है ना। ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, और ये क्या है, ये कॉलम थर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अब रोज को बनाना चाहूंगा तो ये पहला रो में बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं और एक रो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास और एक रो भी है, आप बहुत सारे रोज बना सकते हो, जैसा आपका डेटा होगा वैसे रोज बना लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे एक काम, उसके बाद यहाँ पे ये काम कर लेंगे। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा कि कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा इस तरीके से, ये पहला कॉलम है, उसके बाद ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम है, और ये नेक्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है क्या, कॉलम्स, ठीक है। अगर आप रोज देखोगे तो ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये और एक रो है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है रोज, ठीक है। इतना तो सबको पता होता है। अब जो भी आप कॉलम में जो टॉप रहता है, कॉलम के ऊपर रहता है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैप्शन। क्या बोला जाता है इसको, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन, या फिर इसको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। क्या बोला जाएगा, कॉलम हेडिंग। अब कॉलम हेडिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा इस कॉलम हेडिंग में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे, स्टूडेंट्स लिख लेंगे, स्टूडेंट्स लिख लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स में मैं क्या काम करूंगा, अब और एक हेडिंग हम अगर डाल देंगे, इसको बोला जाएगा सब हेडिंग। क्या बोला जाएगा, सब हेडिंग। ये सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा बॉयज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गर्ल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर आप और एक हेडिंग डाल रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। क्या बोला जाएगा, कॉलम हेडिंग। जैसे अर्बन, रूरल, ठीक है, यहाँ पे अर्बन, रूरल, ठीक। तो इस तरीके से आप कॉलम हेडिंग डाल देते हो। और इस चीज को, ये जो मैंने यहाँ पे बना दिया यहाँ पे, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें अगर आपने कुछ भी फिल किया, इसमें अगर आपने कुछ भी फिल किया तो उसको बोला जाएगा रो हेडिंग। क्या बोला जाएगा, रो हेडिंग। और जिस तरीके से आपने बोला कि सर कॉलम हेडिंग तो हमने समझ लिया, कॉलम हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन, और रो हेडिंग को बोला जाता है सिटअप। क्या बोला जाता है, सिटअप, ठीक है। और रो एंट्रीज, या फिर रो हेडिंग्स, जो भी आप यहाँ पे देखो, पहला ये रो है, ठीक है। उसके बाद और एक रो ये वाला है, इसमें जो भी आप फिल करोगे ना, उसको बोला जाएगा सिटअप एंट्रीज। क्या बोला जाएगा, सिटअप एंट्रीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको बोला जाएगा सिटअप एंट्रीज, या रो एंट्रीज भी बोला जाता है। जो भी आप इसमें फिल कर लोगे उसको बोला जाएगा क्या, रो एंट्रीज, ठीक। तो ये अच्छा, ये जो बाकी वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है, बॉडी। इस चीज को बोला जाएगा बॉडी, या फिर इसको बोला जाता है फील्ड भी। क्या बोला जाता है, बॉडी और फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपका होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज जो भी आपने लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके कुछ और भी कंपोनेंट्स है, ये तो हमने बस दो तीन देख लिए। एक तो हमने देखा बॉडी, उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम। लेकिन इसके बगैर भी और कुछ होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो इसमें होता है उसको हम बोलते हैं टेबल नंबर। टॉप रहता है, सबसे पहले रहता है क्या, टेबल नंबर, ठीक है। टेबल नंबर आप सबसे पहले देते हो। उसके बाद टाइटल, टाइटल आप लिख लेते हो, ठीक है। टाइटल मैंने पीछे भी आपको बोला था कि टाइटल इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, टाइटल, ठीक। जैसे आपने टाइटल लिखा कि मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका टाइटल हुआ। उसके बाद अगर आप हेड नोट दे सकते हो तो दे दो, वरना जरूरी नहीं है। हेड नोट का क्या मतलब है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑल डेटा आर इन थाउजेंड्स, जो भी आपने डेटा लिखा है आर इन थाउजेंड्स,
फॉर एग्जाम्पल, या फिर इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखोगे 1.2 तो समझ जाओगे कि ये 12,000 की बात कर रहा है ना। या फिर कोई लिखेगा फॉर एग्जाम्पल 16 तो मतलब है कि ये 16,000 है, ठीक है। तो सारा डेटा किस में लिखा गया ऊपर ही, ये थाउजेंड्स में, ठीक है। इस हेड नोट का और एक नाम है जो इम्पोर्टेंट है, इस हेड नोट को बोला जाता है क्या, प्रीफेटरी नोट भी, प्रीफेटरी नोट भी, ठीक है। उसके बाद और भी इसके कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे नीचे होता है इसका पहला सोर्स नोट, मतलब आपने जो भी डेटा इस बॉडी में फिल किया है, इस फील्ड में फिल किया है, तो वो आपने कहाँ कहाँ से लिया है। और एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फुट नोट, ठीक है। और फुट नोट का मतलब होता है कि हमने अगर कहीं पे भी फुट नोट, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूंगा फुट नोट में, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉपुलेशन, चलो ठीक है मार्क्स लिखेंगे क्योंकि ऊपर तो मार्क्स ही लिखा था, मार्क्स हैज बीन टेक हैज बीन टेकन इन राउंड फिगर, इन राउंड फिगर इन अप्रोक्सीमेशन, मतलब हमने अप्रोक्सीमेट मार्क्स लिए हैं बच्चों के, इन अप्रोक्स, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फुट नोट। सोर्स नोट का मतलब होता है कि आपने कहाँ कहाँ से इस डेटा को लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इस टेबल में देखो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है ना वो 8 ही है। पहला कौन है, पहला है टाइटल, सॉरी पहला आप टेबल नंबर देते हो, इसको सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में इसको याद रख लेना। पहले तो आप टेबल नंबर देते हो, ठीक है। टेबल नंबर के बाद आपका टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल के बाद आपका कॉलम हेडिंग रहता है, कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग के पास आपके पास रहता है रो हेडिंग, है ना। रो हेडिंग के बाद आपके पास क्या रहता है, बॉडी और फील्ड, है ना, बॉडी और फील्ड, ठीक है, बॉडी और फील्ड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, सोर्स नोट, सोर्स नोट। और नेक्स्ट जो आपके पास रहता है वो है फुट नोट, ठीक है, फुट नोट। सॉरी यहाँ पे एक भूल गए, टाइटल के बाद हेड नोट भी होता है ना, ठीक है, हेड नोट, ठीक है, हेड नोट, हेड नोट। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आप देखोगे आपके पास कंपोनेंट्स, एक सेकंड इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो 1 2, एक सेकंड, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये कौन सा नोट है, ये हेड नोट है, ठीक है। तो सबको अच्छे से मतलब इसी सीक्वेंस में याद रखना कि सबसे पहले टेबल नंबर होता है, फिर टाइटल, फिर हेड नोट, फिर कॉलम हेडिंग, फिर रो हेडिंग, उसके बाद बॉडी या फील्ड, उसके बाद सोर्स नोट, उसके बाद फुट नोट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये है कि अभी मैंने बोला कि कॉलम हेडिंग को आप बोल सकते हो क्या, कैप्शन भी, और ये जो रो हेडिंग है इसको आप बोलते हो स्टब्स, ठीक है, स्टब्स इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो हर एक टेबल को आपको नंबर करना चाहिए, किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, ताकि आपका टेबल जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अगर आप टेबल नंबर देते हो ना, तो इसलिए ताकि आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, या फिर अगर आपको फर्दर किसी भी रेफरेंस के लिए ज़रूरत है, फर्दर रेफरेंस के लिए भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा ये टेबल, तो आप इसलिए टेबल नंबर देते हो, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। टाइटल तो आप जानते हो ऊपर ही रहता है, हेड नोट, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी फील्ड, सोर्स नोट और फुट नोट। तो ये आपके पास टेबलर प्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम देंगे और एक प्रेजेंटेशन जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसी तरीके से एक क्लास उसके उसके ऊपर भी देंगे, ठीक है। तो उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।